हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन क्लास 12 केमिस्ट्री का। ये बोर्ड फोकस्ड होगा। बेसिकली अभी बोर्ड के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं और रिवीजन के लिए दो तरीका हो सकता है। या तो आप पूरा थ्योरेटिकली पढ़िए फिर से नोट्स, और अदरवाइज आप बेस्ड ऑन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में, तो उसको लेके सारे जो क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, नहीं तो कुछ सैंपल पेपर वाले भी क्वेश्चंस मैंने लिया हूँ, ताकि पूरा चैप्टर क्वेश्चन के थ्रू एक बार रिवाइज हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और जितने क्वेश्चंस है सुनिएगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग रिप्लाई बैक करेंगे उसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है? ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन, ठीक है? तो इस अगर ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको अच्छे से आना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट। तो देखिए, एक टेबल मैं बना के ही लाया हूँ। तो ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। मोस्टली आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट प्लस बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन वेयर द हेलोजन बॉन्ड इज अटैच्ड, ठीक है? तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? मोनो हेलो, डाई हेलो एंड पॉली हेलो। जैसे सपोज एक ही हेलोजन प्रेजेंट है, CH3Cl, ये एक मोनो हेलो कंपाउंड है। वैसे अगर दो हेलोजन प्रेजेंट होता, CH2Cl एंड CH2Cl, सपोज ये कंपाउंड होता, तो इसको हम लोग डाई हेलो बोलते हैं, ठीक है? पॉली हेलो मतलब मोर देन टू, कोई भी हो सकता है। और सिमिलरली बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ द CX बॉन्ड हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स को। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है इसमें? मेनली या तो sp3 होगा, नहीं तो sp2 होगा। अगर sp3 होता है तो उसको फर्दर हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? उसको फर्दर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन एल्काइल हैलाइड है कि एलाइलिक हैलाइड है कि बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल जल्दी से बता देता हूं आप लोग को। एल्काइल हैलाइड मतलब होता है CH3 CH2 Cl। इस टाइप के जो हेलो एल्केन होंगे वो होगा एल्काइल हैलाइड। मतलब ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, बेस्ड ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन एटम। मतलब कौन सा कार्बन एटम जिसमें हेलोजन अटैच है, उसमें बस एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो प्राइमरी। अगर दो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा जैसे इसमें होगा तो ये हो जाएगा सेकेंडरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी। और ऐसे ही तीन कार्बन अटैच होगा तो टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है? इसमें ध्यान रखिए कि ये वाला कार्बन जो है ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अभी एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? अभी एलाइलिक हैलाइड अगर हेलोजन ऐसा है, देखिए हेलोजन अगर इस कार्बन में अटैच है, ये वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? हाइब्रिडेशन स्टिल sp3 है, क्योंकि चार चार सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली अटैच किसके साथ है? विनाइलिक कार्बन के साथ। मतलब एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली अटैच होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन में अगर हेलोजन प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड, ठीक है? सिमिलरली बेंजाइलिक हैलाइड होगा तो बेंजीन के साथ तो डायरेक्टली अटैच sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उसको बोला जाएगा बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन में अगर हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड होगा तो होगा बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड मतलब एक एग्जांपल जैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये है आपका बेंजाइलिक हैलाइड CH2Cl, क्योंकि ये कार्बन है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो ये बेंजाइलिक कार्बन हो गया। और बेंजाइलिक कार्बन के साथ हेलोजन प्रेजेंट है तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है? सिमिलरली विनाइलिक हैलाइड, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच है तो वो हो गया आपका विनाइलिक हैलाइड। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CHX, इसमें हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो ये विनाइलिक हो गया। और एराइल हैलाइड मतलब
जैसे एक एरोमेटिक रिंग ले लीजिए, जो कॉमन एरोमेटिक रिंग जो हमें सबको पता है वो है बेंजीन, और इसमें अगर हेलोजन प्रेजेंट होगा ये हो जाएगा एराइल हैलाइड। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन था। तो ये क्या हो गया, ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन, ये तो अब हमें क्या चाहिए एल्काइल हैलाइड, तो ये तो एल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसमें क्या है, हेलोजन किसके साथ अटैच है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो किसके साथ अटैच है, वो भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ही अटैच है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, इसमें भी जिस कार्बन में हेलोजन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, लेकिन ये कार्बन किसके साथ अटैच है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, तो ये हो जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड। एंड सिमिलरली इसमें भी हेलोजन प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ही, लेकिन ये कार्बन किसके साथ अटैच है, एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए जो आपके लिए सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट द IUPAC नेम ऑफ, एक कंपाउंड का IUPAC नेम है। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीख लिया वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, और ये जो सेकंड है ये है IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर बार एक दो क्वेश्चन आ जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर से, हो सकता है हेलो एल्केन हेलो एरिन से आए, हो सकता है अल्कोहल फिनॉल ईथर से आए, लेकिन क्वेश्चन जनरली अपीयर होता है। तो नाउ राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस, तो IUPAC नेम के लिए फर्स्ट थिंग आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है, वो सीक्वेंस क्या है ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये है, फर्स्ट आता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये ऑर्डर होता है किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है एक ही वर्ड है साइक्लो, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा, नहीं तो प्राइमरी प्रीफिक्स का जरूरत नहीं है। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। देन प्राइमरी सफिक्स, तो इसमें क्या आता है एन, इन और आइन। बेसिकली अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, अगर एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। और सेकेंडरी सफिक्स जो है ये क्या है, ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स होगा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होगा वो हम लिखते हैं लास्ट में। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें आपको फर्स्ट थिंग आपको क्या पता करना होगा कि पेरेंट चेन क्या है। तो पेरेंट चेन क्या होगा, पेरेंट चेन इसमें एक ही पॉसिबल पेरेंट चेन है, वो है जो स्ट्रेट चेन है वही आपका पेरेंट चेन होगा। तो नेक्स्ट चीज क्या है, लोकेंट डिसाइड करना। ठीक है, लोकेंट मतलब वो एड्रेस होता है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, तो किस कार्बन में है उसको एड्रेस करने के लिए लोकेंट असाइन किया जाता है। ठीक है, अभी आपके पास दो तरीका हो सकता है, या तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 करके, और अदरवाइज आप इस कार्बन से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, दो दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन कौन सा सही होगा, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब ये सही होगा 1 2 3 4 5। और ये मैं किस बेसिस में बताया, ये मैंने बताया लोकेंट असाइन करने के लिए जो जो मेन प्रायोरिटी होता है, फर्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो लोकेंट है वो लिस्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट लोकेंट देने के बाद नेक्स्ट थिंग जिसको आपको लिस्ट देना है वो है मल्टीपल बॉन्ड, और फिर उसके बाद आता है आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलता है, मल्टीपल बॉन्ड। अगर इस साइड से मैं नंबरिंग स्टार्ट करता तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिलता 4th, अभी यहाँ से स्टार्ट किया तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिला है 1st,
तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी आसान है, जैसे फर्स्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है इसमें, क्लोरीन, तो क्लोरीन है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 4 क्लोरो लिख लिया। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, साइक्लिक है नहीं तो क्यों लिखूं। देन वर्ड रूट, वर्ड रूट में 5 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, 4 क्लोरो पेंट। फिर हमें क्या देखना होता है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इसमें एक डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, पेंट 1 इन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका IUPAC नेम। ठीक है, तो ऐसा ही और एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। इसमें अगर कुछ डाउट है आप लोग कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये भी एक कंपाउंड है, आपको सेम क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर भी ये क्वेश्चन भी IUPAC नोमेनक्लेचर का ही है। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें जो भी है सारे सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट में अगर बस सब्स्टिट्यूएंट ही है तो लोकेंट असाइन करना अगर हमें पड़ेगा, जैसे ये कंपाउंड है हमें लोकेंट असाइन करना है, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ही है और लोकेंट असाइन करना है, तो ऐसे असाइन करना है ताकि जो सेट ऑफ लोकेंट हम लोग लेंगे वो लोएस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे देखिए यहाँ से अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लोकेंट असाइन करना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो लोकेंट क्या क्या हुआ इसमें, लोकेंट हो गया आपका 1 3 एंड 4। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सपोज Cl देन CH3 देन Cl, और इसमें मैंने नंबरिंग अगर स्टार्ट किया यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड इट इज 6, ये 5 है। ठीक है, तो लोकेंट, सेट ऑफ लोकेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 एंड देन 5। सिमिलरली अगर मैं लोकेंट असाइन ऐसे करूं, और एक तरीका है इसमें, और एक पॉसिबिलिटी है CH3 CH3 Cl, अगर मैं नंबरिंग या लोकेंट असाइन करना स्टार्ट करता हूं इस कार्बन से तो ये मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो सेट ऑफ लोकेंट्स क्या हो गया, सेट ऑफ लोकेंट्स हो गया 1 2 एंड 4। अभी लीस्ट किस में मिला, फर्स्ट सब में आ रहा है, सेकंड इसमें सेकंड में है, इसमें तो थर्ड में हो गया तो फिर ये कैंसिल हो गया, इसमें भी सेकंड। देन जो लास्ट वाला लोकेंट है इसमें फोर्थ में है, इसमें फिफ्थ में है, तो करेक्ट सेट ऑफ लोकेंट्स क्या हो गया, करेक्ट सेट ऑफ लोकेंट्स हो गया ये। ठीक है, अगर ये हो गया फिर अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इसके हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 4 में है तो 1 एंड 4 पोजीशन में क्लोरीन है तो नाम हो जाएगा ऐसा 1,4 डाइक्लोरो देन 2 मिथाइल, और यहाँ पे जो पेरेंट चेन है वो तो बेंजीन ही है तो क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका IUPAC नेम। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क्ड विथ एस्टेरिक इज कायरल। बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी जो पार्ट है वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कायरल होने के लिए एटलीस्ट एक कायरल कार्बन एटम होना जरूरी है, मतलब कंपाउंड में अगर एक ही कायरल सेंटर है देन फॉर श्योर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर मोर देन 1 होगा तो डिफरेंट केसेस आते हैं। ठीक है, अभी वहां तक नहीं जाएंगे, बस ये देख लीजिए कायरल होने के लिए एक कार्बन को कायरल कार्बन हम लोग कब बोलेंगे, जब उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होगा। तो इसमें देखिए ये तो आसान है बिल्कुल, इसमें कितने, एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, एक CH3 एक Cl एंड Br, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है इस कार्बन में, तो ये तो कायरल कार्बन है पक्का, ये तो कायरल है। ठीक है, इसमें देखिए एक Cl है एक Br है एक आयोडीन है और D क्या है, D है ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स है तो ये भी है कायरल। फिर C देखेंगे, C में एक मिथाइल ग्रुप है एक इथाइल ग्रुप है एक OH है एक D है तो ये भी कायरल है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए बस। इसमें देखिए इसमें तो 2 CH3 आ गया, दो मिथाइल ग्रुप है तो ये कायरल नहीं होगा, बस इतना ही है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए अभी ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 किसमें है,
तो ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हिच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में जो मेजर टॉपिक जो है वो है मैकेनिज्म SN1 SN2 एंड एलिमिनेशन का E1 E2 E1 CB। इतना अगर आपको अच्छे से पता है तो SN1 एंड SN2 बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में भी बहुत प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जनरली ही मिलता है SN1 SN2 से। ठीक है, तो रेट पूछा है तो एक बार क्विकली हम लोग समराइज कर देते हैं SN1 SN2 का डिफरेंस। अगर ये आप लोग को याद हो जाएगा ये समझ आ जाएगा आप लोग को अच्छे से, तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट आप लोग को क्या पता है कि SN1 जो है वो एक 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और SN2 जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, SN1 में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट का नाम होता है कार्बोकैटायन, और SN2 में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। इसमें क्या फॉर्म होता है, इसको बोलता है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, थर्ड जो डिफरेंस है वो है SN1 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, कार्बोकैटायन जनरेट होता है, और जो कार्बोकैटायन जनरेट होने वाला स्टेप है वही है जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, और कार्बोकैटायन कैसे जनरेट होता है, लिविंग ग्रुप चला जाएगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी और एक चीज, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को पता लगेगा। थर्ड, SN1 में जो रेट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेट डिपेंड करता है ओनली सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, और SN2 में जो रेट है वो रेट डिपेंड करते हैं बोथ ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसलिए ये यूनिमोलिकुलर है, बस सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है रेट, और ये बायमोलिकुलर है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है SN2 में। ठीक है, और पॉइंट्स क्या है, जैसे यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये वाला ही है, सिर्फ सबस्ट्रेट से जब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। नेक्स्ट, रेट डिपेंड करेगा अगर लिविंग ग्रुप, इसमें भी SN1 में भी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड लिविंग ग्रुप, और इसमें भी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड लिविंग ग्रुप। जो लिविंग ग्रुप के ऑर्डर जो आप लोग को पता होना चाहिए वो ये है कि I माइनस का सबसे ज़्यादा होता है, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस का लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे कम है। ठीक है, इतना आप लोग को पता लग गया है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें से वो ये है कि SN1 में सिंस कार्बोकैटायन जिसमें फॉर्म होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो है उसमें रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो फॉर SN1 रेट फॉलोज द ऑर्डर 3 डिग्री Rx, देन 2 डिग्री Rx, देन 1 डिग्री Rx। मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का रेट सबसे कम होगा, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का रेट सबसे ज़्यादा होगा। रीजन क्या है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड आपको एक टर्शियरी कार्बोकैटायन देगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आपको प्राइमरी कार्बोकैटायन देगा। ठीक है, तो सबसे मोर स्टेबल कौन सा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो टर्शियरी अगर एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो रेट ज़्यादा होता है, और इसमें जो रेट है वो है ऑपोजिट। SN2 में जो रेट का ऑर्डर है वो पहले आता है प्राइमरी, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये आप लोग को याद होगा, जो ये 1 स्टेप में होता है, न्यूक्लियोफाइल आके रिएक्ट करते हैं और उसी टाइम लिविंग ग्रुप लीव करते हैं, उसी टाइम पे, नो टाइम लेग। ठीक है, तो इसलिए अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान होता है अप्रोच करना। ठीक है, तो 1 डिग्री Rx का रेट
मतलब 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रेट 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये रेट का ऑर्डर है जिसमें दोनों का ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। इतना अगर आप लोग को याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अप्रोच कर पाएंगे। एटलीस्ट जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप इजीली अप्रोच कर पाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अच्छा, क्वेश्चन है, देखिए ये किस टाइप के कार्बोकेटाइन, इसमें सब में लिविंग ग्रुप फिक्स कर दिया है। फिक्स क्या क्या है? ब्रोमीन। हर एक जो भी सबस्ट्रेट गिवन है सब में लिविंग ग्रुप क्या है? ब्रोमीन ही है। तो डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस है प्राइमरी, ये जैसे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, फर्स्ट वाला अगर मैं लिखूंगा तो ये आपको दिख जाएगा, ये क्या है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो एक टर्शियरी कार्बन है। सिमिलरली ये वाला जो बी वाला ऑप्शन जो होगा, बी वाला ऑप्शन है एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो एक 2 डिग्री कार्बन है। तो सी वाला मैं नहीं लिखने से भी आप लोग को पता लगना चाहिए, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ ही अटैच है, तो ये प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। सिमिलरली ये भी एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, तो जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है यहां से आपको कौन सा कार्बोकेटाइन मिलेगा? यहां से लिविंग ग्रुप जाएगा और आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा। इसमें ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है तो आपको कार्बोकेटाइन जो मिलेगा वो होगा ये, मतलब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आपको देगा एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो आपका जो आंसर होगा इसमें क्या होगा? ये। ठीक है, रीजन में फिर से बता दिया हूं, सिंस ये एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, जो कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म होगा वो होगा टर्शियरी। ठीक है, विच इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which will react faster in SN1 reaction with OH minus न्यूक्लियोफाइल फिक्स्ड है। आपको दो सबस्ट्रेट गिवन है, दोनों सबस्ट्रेट में आपको क्या लिविंग ग्रुप सेम है? दोनों में लिविंग ग्रुप भी सेम है, न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, तो डिफरेंस क्या है? ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये जो है ये हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि यहाँ जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, इस कार्बन के साथ बस एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो आपको पूछा है SN1, तो SN1 पूछा है तो हमें क्या पता है कि 3 डिग्री RX का सबसे ज़्यादा होता है रेट, देन 2 डिग्री, देन प्राइमरी। तो इसमें 3 डिग्री तो है नहीं, ये 2 डिग्री है, तो इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को। Which of the following compounds will react more rapidly by SN2 reaction and why? ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन है इसमें। Which of the following compounds will react more rapidly by SN2 reaction? तो आपको क्या गिवन है? दो सबस्ट्रेट गिवन है, दोनों में लिविंग ग्रुप तो सेम ही है, इसमें भी Br है, इसमें भी Br है। डिफरेंस क्या है? ये एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो SN2 के लिए रेट का ऑर्डर क्या था? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रेट अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का सबसे ज़्यादा है, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो इन दोनों में से ये 2 डिग्री है और ये टर्शियरी है, तो रेट किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। रीजन क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियोफाइल जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना ही आसानी से अप्रोच कर पाएगा सबस्ट्रेट को और रेट उतना ही ज़्यादा होगा। बस इतना लिखने से काम हो जाएगा। ठीक है, देन अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक बार, लेकिन इसमें देख लेते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेस्ड ऑन मॉलिकुलर मास, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि सिमिलर मॉलिकुलर मास होना चाहिए, तभी हम लोग कंपेयर करते हैं, नहीं तो मॉलिकुलर मास जिसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो सब में टोटल 4 कार्बन्स है, सब में Br ही है। तो अभी हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे वो है बेस्ड ऑन ब्रांचिंग। तो जितना स्ट्रेट होगा
मतलब पेरेंट चेन जितना स्ट्रेट होगा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, जितना ब्रांचिंग इंक्रीज होता है उतना ही सरफेस एरिया कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। अभी देखिए इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट चेन है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ और इसको मैं सी बोल दिया सपोज, तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में है? सी में है। तो इसमें अगर मैं ब्रांचिंग देखूँ तो देखिए इसमें दो दो ब्रांचिंग है और इसमें ब्रांचिंग जिस कार्बन में बीयर है उसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है और उसमें ब्रांचिंग है। मतलब इसका अगर पेरेंट चेन अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, लेकिन इसका अगर पेरेंट चेन हम लोग चेक करेंगे क्या हो जाएगा 1 2। फर्स्ट वाले कार्बन में ही दो दो ब्रांचिंग है। तो हाईएस्ट ब्रांचिंग किस में है? सी में। तो ब्रांचिंग जितना इंक्रीज होगा, ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है इसका? जब ब्रांचिंग इंक्रीज होता है सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। जब ब्रांचिंग इंक्रीज होता है सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा ए, देन बी एंड देन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑकर्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 SN2 जो पार्ट है वहां से पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? अगेन SN1 SN2 के जो स्टेरियोकेमिस्ट्री पार्ट है, स्टेरियोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें ये होता है। देखिए SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। कार्बोकैटायन, जैसे मैंने एक कार्बोकैटायन मान लिया, ये है यहाँ पे R1 कुछ एल्काइल ग्रुप, इसमें R2, इसमें सपोज एक एल्काइल ग्रुप मान लेते हैं R3। अभी ये जो कार्बोकैटायन है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और sp2 मतलब ये होता है प्लेनर, प्लेन में है। अभी न्यूक्लियोफाइल के लिए दो दो वे है, जैसे ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो दो पॉसिबल वे है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के पास तो आपको दो टाइप ऑफ, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा आपको R1, देन यहाँ पे आ जाएगा R2, देन यहाँ पे आ जाएगा R3। और अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से नीचे से अटैक करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें R2, इसमें मिल जाएगा R1 और ये था R3 और ये न्यूक्लियोफाइल। अभी आप A और B देखेंगे तो A और B नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। आप इसको ऐसे घुमाइए, ऊपर लेके देखिए और कंपेयर कीजिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आएगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जिसमें रिलेशन होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाला, उस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इनन्शियोमर्स। और इनन्शियोमर का एक प्रॉपर्टी होता है कि इफ वन ऑफ द इनन्शियोमर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी द अदर वुड बी लेवोरोटेटरी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन को घुमा देते हैं। ठीक है, तो SN1 में दोनों इनन्शियोमर का फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी होता है। तो D वाला भी फॉर्म होगा, L वाला भी फॉर्म होगा। अभी अगर आप पूछेंगे कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करने का पॉसिबिलिटी क्या है, 50%। नीचे से अटैक करने का पॉसिबिलिटी कितना है, वो भी 50%। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों ही इक्वल अमाउंट में फॉर्म होने का पॉसिबिलिटी होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जब SN1 रिएक्शन फॉलो होता है तब हमें मिल जाता है रेसिमिक मिक्सर। इसको रेसिमिक मिक्सर बोला जाता है। ठीक है, जब 50% एक इनन्शियोमर फॉर्म होगा और 50% दूसरा वाला इनन्शियोमर फॉर्म होगा, उस टाइप के मिक्सचर को बोला जाता है रेसिमिक मिक्सर। और रेसिमिक मिक्सर फॉर्म होने वाला जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है रेसिमाइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है जो मैं बताना चाहता हूं, इसमें दो, अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल के लिए दो रास्ता है। एक तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप ने डिपार्ट किया है उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तब आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा उसको बोलते हैं रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन।
अगर जिस साइड से लिविंग ग्रुप ने डिपार्ट किया है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेंगे तब जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और रिटेंशन एंड इन्वर्टेड ये दोनों क्या होता है, बेसिकली इनएंशियोमर होता है, ठीक है। अभी और एक चीज है, तो SN1 में तो रेसिमिक मिक्सर फॉर्म होता है, मतलब रेसिमाइजेशन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा होता है कि जो इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट है वो स्लाइटली मोर फॉर्म होता है, स्लाइटली ज़्यादा फॉर्म होता है उसमें, जैसे 51% 49% ऐसा होता है। तो SN1 में बहुत डिटेल में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस प्रोसेस में SN1 में बेसिकली पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, क्योंकि इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्म होता है कंपेयर टू रिटेंशन वाला प्रोडक्ट, ठीक है। पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है इसमें एक्चुअल में। वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि रेसिमिक मिक्सर ही फॉर्म होता है SN1 में। अभी SN2 में क्या होता है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है एग्जैक्टली उस डायरेक्शन से व्हिच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लिविंग ग्रुप। अगर उस डायरेक्शन से आएगा व्हिच इज ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इन्वर्टेड। इसको वाल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ रेसिमिक मिक्सर फॉर्म नहीं होता है, यहाँ बस आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट होगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये था आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, जो स्टेरियो केमिस्ट्री SN1 एंड SN2 के स्टेरियो केमिस्ट्री का आपको जो पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो अभी देखिए क्वेश्चन, देखिए अभी क्वेश्चन है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑकर्स इन SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, नेदर SN2 नॉर SN1, SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्शन। बता दीजिए SN2 में फॉर्म होता है तो रिएक्शन हो जाएगा SN2, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैसे जब आप लोग लिखेंगे तो रिएक्शन स्कीम जो है वो भी ड्रॉ कर दीजिएगा, अगर 1 से ज़्यादा मार्क्स आएगा, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसको भी आप लोग मेंशन, रिएक्शन स्कीम को भी मेंशन करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। रेसिमाइजेशन ऑकर्स इन, यहाँ 2 इन हो गया, एक इन चल कर दीजिए। रेसिमाइजेशन occurs in SN1, SN2, neither SN1 nor SN2, SN1 reaction as well as SN2 reaction। कौन सा हो जाएगा, रेसिमाइजेशन होता है SN1 में। क्यों होता है रेसिमाइजेशन, फिर से मैं बोल देता हूँ, क्योंकि SN1 में जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, तो उसका शेप होगा प्लेनर। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए दो रास्ता खोला होता है कि ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। इसलिए रेसिमाइज प्रोडक्ट मिलता है उसमें। लेकिन इसमें एक चीज है जो बहुत मैंडेटरीली हमें करना चाहिए, जो ये रेसिमिक मिक्सचर वाला सीन है वो आएगा जब कार्बन कायरल होगा। बेसिकली अगर सबस्ट्रेट जो है जिस कार्बन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है वो अगर कायरल होगा तभी हम लोग को रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। वो अगर कायरल नहीं है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं मिलेगा, तो बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये जो है रेसिमाइज प्रोडक्ट आपको मिलेगा या रेसिमिक मिक्सर मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए, कंडीशन ये है कि जो कार्बन है, जिस कार्बन में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होगा वो क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। कायरल कार्बन होगा तभी आपको रेसिमिक मिक्सर मिलेगा। अगर मैं ये वाला कॉम्पाउंड आपको दे देता हूँ CH3 CH3 HCl और न्यूक्लियोफिलिक एक रिएक्शन में दे देता हूँ, सपोज ये भी मैंने CH3 कर दिया, सपोज मान लीजिए ये भी CH3 है। अगर ये रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन ये रेसिमिक मिक्सर नहीं देगा आपको, क्योंकि जिस कार्बन में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है वो खुद ही कायरल नहीं है, ये कार्बन कायरल नहीं है, ठीक है। तो ये सिंस ये कायरल नहीं है तो ये रेसिमिक मिक्सर आपको नहीं मिलेगा इधर, ठीक है। देखिए जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन विथ एल्कोहलिक KOH गिव्स मेनली, मतलब ये क्या है, देखिए दो रिएजेंट है, एक है एक्वस KOH, एक है एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH में होगा सब्स्टिट्यूशन और एल्कोहलिक KOH में होगा आपका एलिमिनेशन। ये आप लोग बिल्कुल कहीं पे नोट कर लीजिएगा। एक्वस KOH तो जनरली आपको ये देता है सब्स्टिट्यूशन,
और एल्कोहलिक KOH ये होगा एलिमिनेशन। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होता है एलिमिनेशन। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन एल्कोहलिक KOH। देखिए एल्कोहलिक KOH है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा इसमें। तो पहले तो लिख लेते हैं, देखिए 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, तो ऐसे होगा। तो पहले आप, प्रोपेन है तो 3 कार्बन तो होगा ही होगा, लिख लिया। फिर 1 फिनाइल है एंड 2 क्लोरो है। फिनाइल मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग है। फिनाइल मतलब जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से होगा तो हम लोग फिनाइल बोलते हैं। तो 1 फिनाइल हो गया। देन सेकेंड कार्बन में क्या है, क्लोरो है। बाकी प्रोपेन है, प्रोपेन है मतलब ये हो गया। बाकी जो भी है बैलेंस से आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए इसमें। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा एल्कोहलिक KOH है, जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, मतलब प्रोटॉन। तो क्या होगा यहाँ से, अल्फा कार्बन कौन सा है, जिस कार्बन में Cl अटैच होगा, ये होगा अल्फा। तो आप बोलेंगे बीटा तो 2 है। देखिए पहले 2 ही प्रोडक्ट बना के जो फिर मेजर प्रोडक्ट फिर बताएंगे। तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगा, अल्फा कार्बन से जाएगा हेलोजन, बीटा कार्बन से जाएगा प्रोटॉन, एंड अल्फा और बीटा कार्बन के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट जो है वो है, एक तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH देन CH3, एक आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर मैं इस बीटा कार्बन से प्रोटॉन को रिमूव करता हूँ। और दूसरा जो होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, वो हो जाएगा आपका ये, अगर दूसरे वाले बीटा कार्बन से मैं रिमूव करता हूँ तो आपको जो सेकेंड वाला मिलेगा कंपाउंड वो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें से मोर स्टेबल एल्कीन कौन सा है, तो इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इसमें है अल्फा हाइड्रोजन 3, और इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन है 2। ये कैसे बता दिया, ये तो देखिए ये है आपका एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो होता है अल्फा कार्बन। तो जितने और अगर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना भी जरूरी है तब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं, तब हमें हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो एल्किन का स्टेबिलिटी जब हम लोग देखते हैं जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ही देखते हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो मोर स्टेबल एल्किन विल गिव द मेजर प्रोडक्ट, और इसको लोग सेजेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट अभी नाम देखिए, इसका नाम क्या होगा, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कार्बन से जिसमें डबल बॉन्ड है तो 1 2 एंड 3। तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा आपका 1 फिनाइल प्रोपिन। ठीक है, तो 1 फिनाइल प्रोपिन किसमें है, 1 फिनाइल प्रोपिन है इसमें। ठीक है, so the next question is, out of 2 bromopentane, 2 bromo 2 methyl butane and 1 bromopentane, which compound is most reactive towards elimination reaction and why? ठीक है, पहले तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन E1 हो या E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, दोनों के लिए ही जो रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है 3 डिग्री Rx देन 2 डिग्री Rx देन 1 डिग्री Rx। मतलब एलिमिनेशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर हाईएस्ट होता है 3 डिग्री Rx देन 2 डिग्री Rx देन 1 डिग्री Rx। ठीक है, अभी जो ऑप्शन जो क्वेश्चन में गिवन है, एक है 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन का मतलब है 1 2 3 4 5 यहाँ ब्रोमीन। दूसरा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मीन्स ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक है 1 ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5 और ब्रोमीन। इसमें से ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये टर्शियरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री Rx,
और ये हो जाएगा 1 डिग्री Rx फॉर द सेम रीजन, क्योंकि ये कार्बन क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, तो अगर रिएक्टिविटी पूछा है हाईएस्ट किसका होगा, हाईएस्ट हो जाएगा 3 डिग्री Rx का, देन 2 डिग्री Rx, देन 1 डिग्री Rx। ठीक है, इतना तो हो गया आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, मतलब which compound is most reactive towards elimination reaction, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री Rx। नेक्स्ट आपको पूछा गया है वाई, तो वाई का रीजन ये है कि देखिए एलिमिनेशन में दो प्रोडक्ट मिलता है, एक होता है सेटजेफ प्रोडक्ट और एक होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। तो सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा है, जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन जिसमें फॉर्म होता है वो सेटजेफ प्रोडक्ट होता है, लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किन जिसमें फॉर्म होता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जनरली सेटजेफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन का, बट अगर बेस एक बल्कियर बेस है जैसे टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, तब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। और एल्स अगर लिविंग ग्रुप एक पोर लिविंग ग्रुप है जैसे फ्लोरीन है, तब हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब जो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 2 डिग्री Rx, यहाँ पे अगर मैं एलिमिनेशन करके मुझे दो प्रोडक्ट मिल सकता है, एक प्रोडक्ट हो जाएगा आपका पेंट 1 इन, दूसरा हो जाएगा पेंट 2 इन। इसमें से पेंट 2 इन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब वो सेटजेफ प्रोडक्ट होगा और वही मेजर होगा, मतलब ये। ठीक है, सिमिलरली यहां से अगर एलिमिनेशन करेंगे तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा ये वाला, और इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे तो एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन यही है, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इसमें नंबर ऑफ, देखिए अल्फा कार्बन कौन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया 9। इसमें अल्फा कार्बन है ये वाला और ये वाला, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 3 एंड 2 5, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 2। ठीक है, तो मोर जिस एल्किन में मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका मोर स्टेबल एल्किन और वही मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि उससे आपको मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये है उसका रीजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, which of the following isomer has the highest melting point, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये काफी बार पूछा गया है, इवन बोर्ड में भी और नीट में भी एक दो बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो आप लोग को ये वैल्यूज ही याद होना चाहिए। देखिए पहले तो क्या क्या गिवन है, फर्स्ट है आपका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब ये हो गया Cl। सेकेंड है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब Cl एंड Cl। थर्ड है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका मतलब है Cl एंड Cl। करेक्ट, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यूज है वो ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है, तब भी मैं एक बार लिख देता हूं, मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन। जो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है वो है वो आते हैं अराउंड आपका 453 टाइप्स, 453 केल्विन। ठीक है, ये आते हैं 446 और इसका हो जाता है पैरा का 448 केल्विन। ठीक है, और वही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इसमें हो जाता है, इसका हो जाता है 256, इसका हो जाता है 249 एंड ये हो जाता है 323 केल्विन। ठीक है, तो काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है, मतलब ऑर्डर पूछा जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर पूछेंगे वो क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, देन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, देन 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर पूछेंगे तो आपका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, देन आता है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड लास्ट में आएगा आपका 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसका रीजन भी पूछते हैं, रीजन बॉइलिंग पॉइंट, रीजन अगर पूछेगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट जनरली कंपेयर करने आते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन के बीच। ठीक है, तो कंपेयर करके आपको बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का जनरली क्यों ज्यादा होता है, तो दो रीजन है।
एक तो है मोर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एंड सेकेंड वाला रीजन है हायर नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, वही अगर मेल्टिंग पॉइंट का रीजन जनरली ये पूछता है कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन से क्यों ज्यादा होता है। रीजन ये है कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो मोर सिमेट्रिकल है, तो बेसिकली ये क्रिस्टल में अच्छे से फिट होता है। ठीक है, ग्रेटर एफिशिएंसी होता है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होता है। ठीक है, तो रीजन ये है कि इट फिट्स वेल इन क्रिस्टल लेटिस ड्यू टू इस सिमेट्री। तो यही रीजन आपको लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं, इट फिट्स वेल इन क्रिस्टल लेटिस ड्यू टू द हायर सिमेट्रिकल वैल्यू। ठीक है, हायर सिमेट्री एक्चुअली। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट, देन व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हायर देन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अभी अभी हम लोगों ने यही डिस्कस कर लिया। ठीक है, एंड बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन ऑर्थो आइसोमर, ये भी आप लोग को पता है। दोनों ही हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया लास्ट क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन व्हिच वन हैज ए हायर डाइपोल मोमेंट एंड व्हाई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जनरली इंपॉर्टेंट ही है, ये और भी जगह पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और एनसीईआरटी में पूरा वैल्यूज भी गिवन है। तो ये आप लोग को देखिए, डाइपोल मोमेंट जो है ये थर्ड सेपरेशन और डिस्टेंस दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। थर्ड सेपरेशन एंड डिस्टेंस दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट ऑर्डर है वो है CCl, हाईएस्ट होता है, मतलब CH3Cl हाईएस्ट होता है, देन आपका आता है CH3F, देन आता है आपका CH3Br, और लास्ट में आएगा आपका CH3I। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, वैल्यूज भी गिवन है एनसीईआरटी में, देख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर देखने से, ऑर्डर पता होने से हो जाएगा आपका सॉल्व। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई हैलोएरिन्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव टू रीजंस। Not reactive or less reactive, more properly. Why haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution? First, haloarenes मतलब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या लगाना है, हेलोजन एक लगाना है। ठीक है, ये बन गया आपका हेलोएरिन। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है तो सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा एक न्यूक्लियोफाइल। किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। लिविंग ग्रुप क्या है इसमें, लिविंग ग्रुप है आपका जो हेलोजन है वही लिविंग ग्रुप है। तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए ये, इसमें आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और हेलोएरिन लिया है हम लोगों ने। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन किसने किया है, न्यूक्लियोफाइल ने, मतलब रिएजेंट क्या है आपके लिए, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, काफी रीजन है। फर्स्ट जो रीजन 1 में बताना चाहता हूं वो है, अगर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है हेलोजन को, तो ये कार्बन और हेलोजन के बीच जो भी बॉन्ड है इसको पहले आपको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं है, क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है उसमें एक्चुअली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो रीजन 1 क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, तो कैसे आते हैं देखते हैं, एक दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे। देखिए ये हेलोजन है, लोन पेयर होगा इसमें। ठीक है, तो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा इसमें, देखिए इसमें X पॉजिटिव, में नेगेटिव, और ये घूमता रहेगा ऐसे।
तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और भी है, अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ उतना, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से प्रॉब्लम क्या है कि जैसे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें लग रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है इसमें, लेकिन होता क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं है ये वाला बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट जो रीजन है, जो की रीजन है, वो तो ये है। सेकंड, और एक रीजन होता है, जैसे मान लो ये रीजन टू एक है, बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक रिंग जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। जैसे मैं बेंजीन का ही एग्जांपल लेता हूं, तो बेंजीन का अगर मैं बॉन्ड, अगर हम लोग देखेंगे कैसे पाई बॉन्ड बना हुआ है, बेसिकली ऐसा है। हर एक कार्बन में एक एक पी ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बेंजीन तो प्लेनर है, बेंजीन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रिक करंट है और नीचे भी एक इलेक्ट्रिक करंट है। तो बेंजीन बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच है, और सेम वे कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड आप उठा लीजिए वो सारे इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ऊपर से जो आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं इधर, न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच, बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच, क्या न्यूक्लियोफाइल आसानी से बेंजीन को अप्रोच कर पाएगा, क्योंकि बेंजीन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आसानी से न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं पाएगा बेंजीन के पास, ठीक है। तो ये एक रीजन है कि बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अप्रोच बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक रिंग इजीली। अगर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच ही नहीं कर पाएगा तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए मेनली ये दो रीजन है जिसके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक रिंग में आसानी से नहीं होता है, ठीक है। तो होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी कॉन्सेप्ट का एक एप्लीकेशन है ये वाला क्वेश्चन। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए अभी अभी मैंने क्या बोला कि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। न्यूक्लियोफाइल जो है, तो न्यूक्लियोफाइल भी जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच ही होता है। न्यूक्लियोफाइल का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, ठीक है। अगर बेंजीन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर पाएगा, नहीं। अगर बेंजीन का रिएक्टिविटी इंक्रीज करना है तो बेसिकली बेंजीन में हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर पाएगा, ठीक है। यहां देखिए जैसे NO2 है, NO2 एक -M ग्रुप है। -M ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है। सिमिलरली यहां कितने ग्रुप है, 2 -M है। यहां कितने -M है, 3 -M है। तो -M वाले ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। कहां से, बेंजीन से। बेंजीन से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान होगा बेंजीन को अप्रोच करना। तो सबसे ज्यादा विड्रॉ किस में होगा, डी वाले में, क्योंकि 3 -M ग्रुप है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर भी हो जाएगा डी ही इधर, ठीक है। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, an alkyl halide A of molecular formula C6H13Cl on treatment with alcoholic KOH gives two isomeric alkenes, okay, B and C of molecular formula given है, okay, both alkenes on hydrogenation gives 2,3 dimethyl butane। अच्छा ऐसा है तो एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन के हिसाब से लिख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड A मतलब कौन सा A, C6H13Cl, ओके, C6H13Cl, ठीक है, ये है आपका A। तो ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक KOH, देखिए एल्कोहलिक KOH का काम क्या है, एल्कोहलिक KOH मतलब यहाँ एलिमिनेशन होगा। एक्वास KOH होता मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता, ठीक है। गिव्स टू आइसोमेरिक एल्कीन, ओके, B and C ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला C6H12। अच्छा दोनों का सेम है मॉलिकुलर फार्मूला, इसलिए क्या बोला गया है, आइसोमेरिक एल्किन, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। देन बोथ एल्किन्स ऑन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 मैंने मान लिया कि इन प्रेजेंस ऑफ निकल ही हो रहा है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मतलब यहाँ ये है, ठीक है।
ये है क्वेश्चन स्टेटमेंट। हाइड्रोजिनेशन के बाद आपको ये मिल रहा है, इसका मतलब है बी और सी क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी बी और सी का ये है, एक अगर बी को मैं ये भी मान सकता हूं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अदरवाइज और एक जो प्रोडक्ट हो सकता है वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा ये, ठीक है। क्योंकि बी और सी दोनों को ही हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमें ये ही मिलेगा। अगर देखना है तो इक्वेशन देख लीजिए क्या हो जाएगा। जैसे बी ये है, इसमें अगर H2 आप ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये। सिमिलरली सी में भी अगर हम लोग करेंगे जैसे ये सेम हाइड्रोजिनेशन करेंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, तो आपको प्रोडक्ट तो यही मिलेगा। तो बी और सी आपको मिल गया। बी और सी क्या है, बी और सी है आपका ये। अभी एल्कोहलिक KOH C6H13Cl गिवन है, तो एल्कोहलिक KOH देने से आपको BnC मिल रहा है, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन करेगा, तो एलिमिनेशन होगा तो बेसिकली C6H13Cl, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा ये Cl, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन होगा मतलब अल्फा कार्बन से जाएगा हेलोजन, बीटा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन होगा ये, तो बीटा 2 है। अगर यहाँ से जाएगा बीटा वाला, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो आपको मिल जाएगा सी, जो हम लोगों ने मेंशन किया है इधर। अगर इस वाले बीटा कार्बन से हम लोग प्रोटॉन रिमूव करेंगे तो हमें मिल जाएगा बी वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये जो प्रोडक्ट है ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो यही पूछा था, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी एंड सी, तो तीनों लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा आप पहले इक्वेशन जो भी रिएक्शन है रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which isomer of C5H10 give a single monochloro compound C5H9Cl? Which isomer of C5H10 gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight? Bright sunlight इसका मतलब है, पहले तो ये देखिए रिएक्शन क्या होता है। जैसे मैंने मान लिया कि एक कंपाउंड आपको ये गिवन है, दैट इज ब्यूटेन। इसमें अगर आपको Cl2 कभी कभी UV गिवन रहेगा, कभी कभी H करके गिवन रहेगा, कभी कभी सनलाइट, एक ही बात है, मतलब आप रेडिएशन दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन कितने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, एक तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये हो सकता है, और दूसरा जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो हो जाएगा ये, ठीक है। आपको दो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों मिला, दो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इसलिए मिला क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब इस कार्बन में जितने 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन में जो 3 हाइड्रोजन है दोनों ही प्राइमरी है, और दोनों का ही सराउंड जो एनवायरनमेंट है वो सेम है। सिमिलरली इस कार्बन में जो 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन में जो 2 हाइड्रोजन है दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसलिए जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होगा उतने ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में देखिए गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, इसका मतलब क्या है, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड कब मिलेगा, जब पूरे कंपाउंड में एक ही टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। देन पूछा है C5H10, तो C5H10 या तो एल्किन हो सकता है, नहीं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है, साइक्लो एल्केन हो सकता है, मतलब, ठीक है। तो एल्किन होने से तो एक ही काइंड ऑफ हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा, तो ये क्या होना पड़ेगा, साइक्लो एल्केन। तो बेसिकली C5H10 मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, C5H10 ये हो जाएगा। इसमें देखिए कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 होगा, तो इसमें अगर आप Cl2 और सनलाइट या H या UV जो भी गिवन रहे, ठीक है, इसमें से क्या होगा, फर्स्ट एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके क्या जाएगा Cl। अभी ये 2 हाइड्रोजन जो है ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है वो भी सेकेंडरी है, और सबका एनवायरनमेंट भी सेम है, तो ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सेकेंडरी हाइड्रोजन।
तो सारे एक ही जैसा हाइड्रोजन है, एक ही टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसमें आपको सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी इसी लेक्चर में हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो SN2 का क्या होता है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा होता है रेट, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, तो अभी कंपाउंड आप लिख लीजिए। फर्स्ट है 2 ब्रोमोपेंटेन, ये सेकेंड क्वेश्चन का 2 ब्रोमोपेंटेन मतलब 1 2 3 4 5 2 ब्रोमोपेंटेन फर्स्ट। देन सेकेंड क्या था इसमें? 2 ब्रोमोपेंटेन, देन 1 ब्रोमोपेंटेन। ओके, 1 ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन। ओके, ये हो गया आपका 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये एलिमिनेशन के लिए अभी अभी हम लोगों ने देखा था, सेम ही 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो देखा ये क्या है? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। लिविंग ग्रुप तो सबका सेम ही है, तो आपको बस डिग्री ही देखना है। जैसे ये प्राइमरी है 1 डिग्री RX और ये हो गया आपका 3 डिग्री। तो 3 डिग्री RX का लीस्ट होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का हाईएस्ट होगा रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन। तो इसका हाईएस्ट होगा और इसका लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये लीस्ट रिएक्टिव और ये हो जाएगा हाईएस्ट रिएक्टिव। मिल गया आंसर आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था? अरेंज द फॉलोइंग। तो फर्स्ट कौन आएगा? ये आ जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन, इसका हो जाएगा हाईएस्ट, ये हो जाएगा सेकंड में और ये आ जाएगा आपका थर्ड। तो अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो लीस्ट जो है वो फर्स्ट आना चाहिए, तो मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकंड और ये हो जाएगा आपका थर्ड, मतलब हाईएस्ट होगा इसका 1 ब्रोमोपेंटेन का। ठीक है, देन व्हाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वैल्यूज भी मैंने बोल दिया था, आप लोग याद रख लीजिएगा उतना। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर है, ये बेसिकली किसके लिए है? प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो स्टेप है, ए हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? ए के लिए प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? ए के लिए प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें MgBr। और सेकेंड स्टेप में वाटर गिवन है, तो हमें क्या पता है कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट इज हाईली बेसिक इन नेचर। Any compound which can act as a proton source will act as a proton source in presence of Grignard reagent। ठीक है, तो जहां से भी प्रोटॉन मिलता है Grignard reagent एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि हाईली बेसिक होता है। तो वाटर भी Grignard reagent के प्रेजेंस में एक प्रोटॉन डोनर के हिसाब से ही काम करेगा। तो आपको बी के लिए इसमें अगर प्रोटॉन डोनेट होगा तो आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट यही मिलेगा, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखते, ए और बी लिख देता है, नहीं तो लोग समझेगा कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम। देखिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, बेसिकली Br सब्स्टिट्यूशन होगा, किस में होगा? एल्काइल पार्ट में होगा। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे तो इसमें तो 2 कार्बन है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। देखिए जेनरली ब्रोमीन होता है लेस रिएक्टिव एंड मोर सिलेक्टिव, क्योंकि अगर टर्शियरी कार्बन है तो 99% अमाउंट ऑफ टाइम क्या होगा? टर्शियरी कार्बन में ही ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा। देन इफ ए सेकेंडरी कार्बन इज प्रेजेंट एंड अदर्स आर प्राइमरी, देन सेकेंडरी कार्बन में ब्रोमिनेशन होने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, तो अगर दोनों है तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो मेजर प्रोडक्ट देगा वो क्या होगा? सेकेंडरी कार्बन में अगर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा तब मिलेगा आपको। तो बेसिकली ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये NO2 है। ब्रोमीन के लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करने से भी चलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा।
यही फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ये है। सेकंड, एनेड्राइथर, ये कौन सा रिएक्शन है? ये एक नेम रिएक्शन है। क्या होता है? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सोडियम ड्राइथर के प्रेजेंस में हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो आपको यही करना है, CH3 CHCl एंड CH3। और ऐसा यूनिट कितना है? 2 ऐसा यूनिट है। आपको क्या करना है, ये जो कार्बन और हेलोजन वाला बॉन्ड है ब्रेक करो। यहाँ पे एक हेलोजन, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल। तो ऐसा 2 यूनिट है, तो आपको क्या मिलेगा? ऐसा 2 यूनिट मिलेगा, CH3 CH रेडिकल CH3 प्लस CH3 CH रेडिकल एंड CH3। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे। ठीक है, फिर वो कॉम्बाइन होगा, कॉम्बाइन होकर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये CH3 CH CH3 CH3 H N CH। ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आपका आंसर हो जाएगा इसमें। और देखिए ये क्वेश्चन, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, AgCN है कि KCN है। अगर इसमें AgCN है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका CH3 CH2 एंड आइसोनाइट्राइल। यहीं पे अगर KCN होता तो आपको क्या मिलता? नाइट्राइल। मतलब अगर KCN के साथ ये रिएक्शन होता, मतलब अगर मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ CH3 CH2 Br, अगर इसमें KCN होता तो आपको प्रोडक्ट मिल जाता CH3 CH2 CN। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, कभी KCN रहेगा कभी AgCN रहेगा। AgCN होगा तो आइसोनाइट्राइल, KCN होगा तो नाइट्राइल मिलेगा। फर्स्ट रिएक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, CH2OH एंड PCl5 है। देखिए ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, तो SN2 में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि SN2 में कार्बोकैटायन फॉर्मिंग नहीं होता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट होता है। ठीक है, तो PCl5 है, तो A का आंसर क्या हो जाएगा? A का आंसर, बस आपको क्या करना है, तो मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है, तो आपको लिखना है CH2OH के जगह न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब Cl। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन जेनरेट होता है। कार्बोकैटायन जेनरेट होगा तो रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी आप लोग को चेक करना पड़ेगा। जिस भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन जेनरेट हो गया तो आपको रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी चेक करना होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कब होता है? जब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का पॉसिबिलिटी होता है थ्रू रीअरेंजमेंट, तब रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो एल्काइल शिफ्ट भी हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है रीअरेंजमेंट में। तो ये देखिए फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब फर्स्ट कौन ऐड होगा? इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? H+। जो B है तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब ये आपका बेंजीन गिवन है। ओके, देन CH2 CH पॉजिटिव एंड CH3। फर्स्ट स्टेप में ये होगा, फिर इसका रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा फिर से। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट होगा कैसे कि यहां से एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन नहीं हाइड्राइड। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा इसमें? यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये CH, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, देन CH2 CH3। ठीक है, इसको बोला जाता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसके बाद Br माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड हो जाएगा, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है वो प्रोडक्ट हो जाएगा ये CH Br CH2 एंड CH2, ये प्रोडक्ट पूछ रहा है आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन में क्या है? Which halogen compound in each of the following react faster toward SN2 reaction? Okay, CH3Br and CH3I दोनों ही प्राइमरी है, डिफरेंस किस में है? लिविंग ग्रुप में।
जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही रेट ज़्यादा होगा। तो बी आर माइनस एक गुड लिविंग ग्रुप है कि आई माइनस, एमोंग मतलब बी आर माइनस और आई माइनस में से आई माइनस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। सो रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, CH3, सॉरी CH3 आएगा। ठीक है, और इसमें क्या गिवन है, ये 3 डिग्री है और ये प्राइमरी है। SN2 के लिए कौन बेटर है, प्राइमरी, क्योंकि SN2 के अगर रेट देखेंगे तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हाईएस्ट, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो इसमें हाईएस्ट होगा इसका, तो CH3Cl हो जाएगा आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या बचा हुआ। अच्छा देखिए, अभी अभी मैंने बोला था कि कभी एजीसीएन होगा कभी केसीएन होगा, वही आ गया इसमें। इसमें केसीएन है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Cl के जगह क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, CH3Cn। और एनहाइड्रस AlCl3 आपको प्रोडक्ट पूछा है इसमें। ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 का मतलब होता है जैसे ये Cl CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है, देखिए मैकेनिज्म में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कैसे देखना होता है आपको। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक कीजिए कार्बन और हेलोजन वाला, और इसमें पॉजिटिव चार्ज लगाइए, तो कार्बोकैटायन होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल होने से अगर जैसे इसमें तो रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होता है, पहले वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या रीअरेंजमेंट होगा। अगर नहीं होगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वही कार्बोकैटायन से आपको ऑर्थो या पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ऑर्थो और पैरा क्यों, क्योंकि जो हेलोजन है, हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों, क्योंकि इसका प्लस एम इफेक्ट है। डीएक्टिवेटिंग क्यों, क्योंकि हेलोजन ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसका -I डोमिनेट करता है ओवर +M। ठीक है, तो इसमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है हेलोजेंस। तो फर्स्ट जो मिलेगा एक तो ये है और दूसरा वाला ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका पैरा वाला प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। अगेन मैं रीजन बता देता हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज हेलोजन हैव +M इफेक्ट, and deactivating because it have -I effect, and for halogen -I effect is more dominating than its +M effect। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन और शायद नहीं है। थैंक यू, और कुछ भी डाउट होगा और कुछ भी और चीज़ का ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, तो हम लोग रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।